वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस का पेपर उनका सोल्व करेंगे। चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो साइंस के अपलोडेड हैं। अगर आपने उनको जाके नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उन्हीं में से और इस जो पेपर है उनमें से आने के बहुत सारे चांस है। पूर्णांक 75/75 आप छाप के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सारे वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच कर लिया। ठीक है, दोनों वीडियोस की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो आप उनको जाके जरूर देखिए। ठीक है, इस पेपर को भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आपने देखा ही होगा किस प्रकार से आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में किस प्रकार से आपने पेपर छापा है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह साइंस का भी पेपर मैं छापूंगा। 75/75 की तैयारी चल रही है और आप छाप के आओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर मैं इतना कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा क्या, मैं इतना कर लूँ कि इसी में से आएगा क्या। अरे भाई, यहाँ पे इस चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती। इस चैनल पे एक ही लक्ष्य है, सिर्फ 75/75। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। ठीक है, कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विषय विज्ञान सेट बी, समय 3 घंटा आपको मिलता है। आपके जो पूर्णांक है 75 और प्राप्तांक भी 75 ही होंगे अगर आपने वीडियोस को कम्प्लीटली रेगुलरली वॉच किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ बार बार, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया है। Fe2O3+2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे जो Fe है ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया, और जो एल्यूमिनियम यहाँ था इसने इसकी जगह ले ली। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कौन सी धातु द्रव होती है, दोनों में बता देता हूँ। ठीक है, दोनों आईएमपी है। कौन सी धातु द्रव होती है, तो होती है आपकी पारा। ठीक है, मरकरी, Hg80। ठीक है, Hg से इसको दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो जो मरकरी होती है यानी कि पारा, ये द्रव होती है, लेकिन ये होती है धातु। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी अधातु द्रव है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ब्रोमीन, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव होती है, और कौन सी धातु द्रव होती है, वो होती है पारा। ठीक है, धातु अगर पूछा जाए तो पारा, और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि देखिए इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर 2 को मैच करें हम, तो फिर ये उपरोक्त सभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे मुझे इसका जो क्वेश्चन का है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मैं इसको फिर भी आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो होता है गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो मैं आपको देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अवतल दर्पण आपका होता है, ठीक है, अवतल दर्पण ये इस प्रकार से होता है, पीछे से इस पर पॉलिश होती है। ये कितने प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के, ये वस्तु के कितने 6 प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनाता है, 6। अब 6 में से देखिए जो 5 प्रतिबिंब होते हैं, 5 प्रतिबिंब तो होते हैं इसके वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब होता है उल्टा। ठीक है, कैसे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन जो एक प्रतिबिंब है वो बनता है इसका सीधा और बड़ा। कैसा बनता है एक प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा, जिससे हम बनाते हैं दाढ़ियाँ। ठीक है, दाढ़ी बनाते हैं, जो ईएनटी यानी कि जो चिकित्सक होते हैं, ईयर नोज टंग स्पेशलिस्ट, वो इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब, तो वो किस स्थिति में बनेगा, वो इस स्थिति में बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका अवतल दर्पण होगा, यहाँ आपका इसका ध्रुव होगा पोल। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, यहाँ पे इसका केंद्र होता है। ठीक है, तो अगर वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से बड़ा, ये। ठीक है, तो इस स्थिति में बनेगा कि जब वस्तु पोल यानी कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है।
मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र हो, बिल्कुल गलत बात है। वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र से परे ये भी मैच नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पोल तथा फोकस के बीच में होनी चाहिए वस्तु, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में किसका उपयोग होता है? यानी कि हाइपरमेट्रोपिया जो आपका दोष होता है वो किससे दूर होता है? तो वो दूर होता है, देखिए, उत्तल लेंस से। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो निकट दृष्टि दोष आपका अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस से होता है। ठीक है, कनकेव लेंस से। ये क्या होगा? कन्वेक्स। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होगा कन्वेक्स लेंस से दूर और निकट दृष्टि दोष होगा अवतल यानी कि कनकेव लेंस से दूर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? उत्तल लेंस यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, मात्रक सभी आपको ध्यान रखना है। एम्पियर होगा नहीं, क्योंकि एम्पियर होगा विद्युत धारा का। वाट होगा नहीं, क्योंकि वाट होगा विद्युत शक्ति का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओम। वोल्ट होगा नहीं, क्योंकि वोल्ट होगा विभवांतर का। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा? ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनानी है आपको, तो सही जोड़ी यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस प्रकार से। चलिए, सभी धातुएं ऑल मेटल्स क्या होती है? ऑल मेटल्स जो होती है विद्युत की चालक होती है, इनमें करंट आ जाता है तो विद्युत चालक। ठीक है, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सभी धातुएं जो होती है वो होती है विद्युत की, सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वृक्क की इकाई। तो वृक्क की इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? यहाँ पे दे रखा है, देखिए, ये वाला। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है आपका कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर परागण। तो पर परागण आपको पता है कीटों द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन ये इसका मैच हो जाएगा। डीएनए, डीएनए आपको पता है आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो एच ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस पूछा गया है। उत्तल लेंस देखिए कैसा होता है? उत्तल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि बीच में से तो ये होता है मोटा और किनारों पे कैसा होता है? पतला। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या जाएगा? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, प्रिज्म वाली घटना है, लेकिन प्राकृतिक घटना इंद्रधनुष में होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, इंद्रधनुष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको करेक्ट कर लिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। ठीक है, चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए, ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है तो वो होगी ऊष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मैंने उदाहरण आपको सुबह बताया था, सुबह वाले वीडियो में, कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना भुजा हुआ चूना अगर इसकी अभिक्रिया कराए हम जल के साथ, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसमें ऊष्मा निकलती है। आपने घर पे भी देखा होगा, मैंने बोला था, घर का उदाहरण दिया था कि जब अपने घर पे पुताई होती है चूने की बहुत बार, तो ये जो बिना भुजा हुआ चूना है, अगर उस पर जल अपन कूट दें, जल यानी कि पानी डाल दें, तो उसमें से बहुत गर्म हो जाता है वो, तो ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और अगर ऊष्मा का शोषण हो तो वहाँ पे बोलते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः रिक्त स्थान होते हैं। तो देखिए, अधात्विक जो ऑक्साइड हैं वो होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय या उदासीन। ठीक है, अम्लीय या उदासीन यानी कि एसिडिक होते हैं। अम्लीय या उदासीन कौन से? अधात्विक ऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारकीय यानी कि बेसिक। ठीक है, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कोई सा भी आ सकता है परीक्षा में। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय उदासीन, और धात्विक जो ऑक्साइड है वो होते हैं क्षारकीय। ठीक है, चलिए, मनुष्य में रिक्त स्थान जनन होता है। तो मनुष्य में आप सभी को पता है लैंगिक जनन होता है। कैसा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की परिभाषा अगर पूछी जाए तो नर एवं मादा के संलयन से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से रिक्त स्थान होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आवर्धन आपका होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h'/h। अब देखो, अगर वस्तु की लंबाई हो गई छोटी और प्रतिबिंब है अपना बड़ा, तो छोटी के बटे में अगर बड़ा रखेंगे
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से कम। और अगर प्रतिबिंब बन जाए बड़ा, यानी कि ऊपर आ जाए बड़ा और नीचे आ जाए छोटा, तो वो 1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। अगर छोटा बनेगा तो उसका जो आवर्धन होगा वो 1 से कैसा होगा? कम होगा। लो, इसे कैसे है कॉन्सेप्ट फोड़ दिया। चलो, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का भी वोल्ट होता है और विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती। इसका कारण भी ऑलरेडी मैं वीडियो में बना चुका हूं। ठीक है, उसका चित्र भी बना के बताया था। वीडियो जाके नहीं देखिए तो वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रतिशत होता है। तो देखिए 10% होता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई शेर है, अगर किसी शेर ने शिकार किया, अगर मान लो हिरण में 100 जूल ऊर्जा थी। ठीक है, अब शेर ने हिरण को खा लिया तो शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? इससे केवल 10 जूल मिलेगी। इसकी 10% मिलेगी। ये होता है इसका उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है? केवल 10% होता है, 10%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए इनको भी देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले बनने वाले उत्पाद का नाम। तो देखिए, अम्ल एवं क्षार की जब क्रिया होती है तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है? एक तो बनता है आपका लवण, लवण यानी कि साल्ट, प्लस एक और बनता है आपका जल यानी कि वाटर। ठीक है, इसकी मैं अभिक्रिया भी आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको अगर ये पूछी जाए तो आप याद रखिए। देखिए, अम्ल होता है HCl, अपन एक अम्ल ले लें, और अगर एक क्षार ले लें यानी कि NOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है। ठीक है, तो इनकी अभिक्रिया से बनेगा एक तो लवण यानी कि लवण, लवण क्या बनेगा? लवण मतलब NaCl, नमक। ठीक है, और प्लस बनेगा जल, जल यानी कि H2O। ये ठीक है, इसे बोलते हैं अपन उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है यानी कि एसिड और जब बेस की अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है? लवण यानी कि साल्ट प्लस जल यानी कि वाटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? ऑलरेडी बता चुका हूँ। मरकरी यानी कि पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, कमरे के तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो देखिए, वसा के पाचन के लिए लाइपेज जो है, लाइपेज, ये एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, लाइपेज। अब देखिए, इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें बताता हूँ कि लाइपेज जो एंजाइम है इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? तो इसका स्त्रावण होता है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अग्नाशय से इसका स्त्रावण होता है और फिर ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो देखिए, आपका जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है वो आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किससे? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, तो इसे कहते हैं अपन क्या? परागण। ठीक है, परागण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र लिखिए यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए लेंस सूत्र लिखिए तो लेंस सूत्र में आपको बता देता हूँ 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये होता है लेंस सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। देखिए, विभवांतर को दर्शाते हैं V से, विद्युत धारा को दर्शाते हैं I से, और प्रतिरोध को दर्शाते हैं R से। ठीक है, तो तीनों में अपन को संबंध लिखना है। चलिए, तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और विभवांतर ये अगर अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, नियतांक है RI। ठीक है, R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और यही क्या हो जाएगा? आपका संबंध हो जाएगा V, R और I में। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको सारी देखिए अभिक्रिया करनी है। संयोजन अभिक्रिया वैसे मैं बता देता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक
एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका उदाहरण ले सकते हैं, अगर 2Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा 2MgO, ठीक है। ये होती है संयोजन अभिक्रिया। कैसे? दो अभिकारक भाग लेंगे और एक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब गठन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो मैं ये बोल रहा था कि संयोजन अभिक्रिया हो गई आपकी, वियोजन अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी हो गई, ऊष्माशोषी हो गई, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई, इन सबको आप कंप्लीट करके जाइए। एक क्वेश्चन 100% इससे आने वाला है, ठीक है। चलिए भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, बिल्कुल आप अम्ल क्षार जो धातु अधातु वाला चैप्टर है उससे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावयवता किससे कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। लैंगिक जनन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नर एवं मादा के संलयन से जो संलयन होता है उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है, इसमें संलयन नहीं होता है इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कर सकते हैं आप। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय नियम, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर +1.5 क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जो लेंस की क्षमता होती है यानी कि P, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है मीटर में, 1/f होती है, लेकिन ये f होता है आपका मीटर में, ठीक है। ऐसे कहते हैं अपन लेंस की क्षमता, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अब यहाँ पे दे रखा है क्या कि +1.5, देखिए मैं चलिए इसको पूरा खोल के ही रख देता हूँ आज, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखो सुनो मेरी बात कि अगर आपका उत्तल लेंस हो, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर पूछी जाए तो होगी इकाई में। देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार से एक जगह इकट्ठी कर देता है, तो यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी होगी इसकी प्लस में, ठीक है, इकाई में प्लस में, उत्तल लेंस की इकाई में होगी प्लस में। अब अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस होता है ऐसा, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती करके यहाँ पे मुख्य फोकस बनाते हैं इसका, और अगर इधर हो फोकस तो ये होगा ऋणात्मक, ठीक है। तो एक बात यहाँ से समझ में आई कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, इतना ध्यान रखना है। चलिए कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर का क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, और बहुत बार पूछा जाता है लेंस की क्षमता निर्धारित कीजिए। तो देखिए लेंस की प्रकृति तो ये होगी कि अगर ये प्लस में है तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को निकालना है फोकस दूरी। तो देखिए P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। अब f उधर जाएगा P अपॉन में आएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, ठीक है। अब f का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1.5, ठीक है। यहाँ से 0 ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 10/15। अब 10/15 को हमें काटना है, 10/15, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 5 बार, ये 2 से नहीं, आप 5 से ही काट लीजिए। 10/15, 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15 होता है, 2/3 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप और भी आगे सोल्व कर सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो 2/3 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगेन वही 1 के बटे में -2.0, ठीक है। 1/2 क्या होता है, 0.5 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन फोकस दूरी कायम होगी माइनस में। अब फोकस दूरी माइनस में है तो ये किस प्रकार का लेंस है, ये है उत्तल लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस, ये सॉरी अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की कायम होती है, अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस की होती है माइनस में, और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल यानी कि कन्वेक्स, इसकी होती है प्लस में। ये याद रखिए आप, ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं वैसे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से दर्शाया जाता है। इसकी एक और परिभाषा मैं बता देता हूँ निरपेक्ष अपवर्तनांक की, कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल यानी कि C तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि चाल से चाल कट जाती है, ठीक है। मोस्ट टाइम भी है, आपको याद रखना है। घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। फ्यूज तार किस प्रकार से बनाता है, मैंने आपको सुबह बता दिया था इसको, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका तार होता है इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो ये आसपास की ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये वो ऑस्टेड ने खोज की थी इसकी,
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिक्सूचक जो सुई है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं करती, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इस प्रकार से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक ही दिशा पे दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको जाके जरूर देखें। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम, तो दिष्ट धारा के बिल्कुल लिख सकते हैं आप, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है। ठीक है, ये वाले आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ऐसी युक्ति के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग, बिल्कुल इजी है। ओजोन परत क्या है या किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन परत यह आप कर सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, हमारी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज है यानी कि पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसका 6 हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, क्योंकि आजकल जो है फ्रिज, इनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फ्रिज एसी वगैरह में, तो आप कर सकते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, एसिड रेन। तो बहुत बार जैसे कि ऐसा होता है कि बारिश, जो गर्मी आपकी खत्म होती है, तो जो प्रदूषण है वो पूरा कहाँ चला जाता है, आसमान में। जब सबसे पहले बारिश होती है तो फिर ये एसिड रेन होती है। ठीक है, उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। इसके कारण ताजमहल का जो रंग है वो सफ़ेद से थोड़ा थोड़ा पीला होता जा रहा है। ठीक है, ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के योग हास निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। अपचयन उपचयन मैंने बोला है आपसे कि परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, निम्नलिखित पदों का वर्णन तथा एक एक उदाहरण। संचरण, पता ही है आपको कि लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। जैसे कि अपना जो कोई भी धातु है वो नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से संचरित हो जाती है, इसे कहते हैं अपन संचरण। ठीक है, कोरोजन, यानी कि इसका उदाहरण लिख सकते हैं आप कि जंग लग जाती है लोहे पे। ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। विकृत गंधिता, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि तेल एवं जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपकी कुरकुरे की थैली देखी होगी आपने, नाइट्रोजन उसमें गैस भरी जाती है, इससे बचने के लिए वो कैसा हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। ठीक है, अधिक समय पे रखा खुला होने पर, इसलिए उसको क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, मोस्ट आईएमपी है भाई, ये आएगा। ठीक है, प्रिज्म का कर लीजिए याद। प्रिज्म का मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह पर्दे पर वर्णक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, विबग्यो और बेजानी हेप्पीनाला, वो कीजिए याद। मानव नेत्र का कर लीजिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कर लीजिए, आया था एक बार। ठीक है, हर्ट का मानव हृदय का कर लीजिए याद। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का याद कीजिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र देखिए, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका केंद्रक होता है, यहाँ पे ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। ये मोस्ट आईएमपी है भाई। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये तंत्रिका अक्ष होते हैं, इसमें यहाँ पे गैप होते हैं। ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं इन्हें। ये आप कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बिल्कुल है। और क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, और जो क्रम प्राप्त होता है उसे कहते हैं वर्णक्रम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी, शुष्क HCl गैस। देखिए, जो आपका अम्ल होता है, अम्ल ये कर देता है नीले लिटमस पत्र को लाल। ठीक है, नीले को कैसा कर देता है, लाल। और जो क्षार होता है वो लाल को कैसा कर देता है, नीला। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि शुष्क HCl कैसा है, HCl अम्ल है, तो ये क्या कर देगा, ये नीले को लाल कर देगा। ठीक है, NH3 गैस, अमोनिया, लेमन, दही भी खट्टा होता है, लेमन जूस भी खट्टा होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, तो ये नीले को लाल कर देंगे। साबुन का विलयन क्षारी होता है, तो ये कैसा कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल बताया भाई, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रबल अम्ल क्या होता है कि ऐसे विलयन या ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, इन्हें तो कहते हैं अम्ल। लेकिन H+ मात्रा, अगर H+ आयन की मात्रा अधिक हो तो इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं अपन प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण मैंने बताया था HCl। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बताया था मैंने, नाइट्रिक अम्ल बताया था HNO3। ठीक है, ये वाला बताया था। एक और बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, ये होते हैं अपने प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल भी का मैंने वीडियो बना रखा है कि दुर्बल अम्ल उन्हें कहते हैं कि जो H+ आयन दे लेकिन कम मात्रा में दे, उन्हें कहते हैं अपन दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये वाला। चलिए, HCl, साइट्रिक एसिड, इनके आपको लिखना है
दुर्बल एवं प्रबल अम्लों को छांटिए। HCl आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक दुर्बल हो जाएगा, एसिटिक, ठीक है, HNO3 ये आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा, H2SO4 ये प्रबल अम्ल हो जाएगा, तो आप छांट सकते हैं। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं रचना बता दिया है ऑलरेडी। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप लिख सकते हैं, CH4 C2H6, ठीक है, और इनकी संरचना बना सकते हैं, C3H8 C4H10 ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसके आगे भी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे चलता रहता है। निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं आप, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, साबुनीकरण, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम में 4 अंतर, मोस्ट आईएमपी है भाई करना। एक बार ये आया था 2019-20 में पूछे गए हैं, तो इस बार भी इनके आने के चांस है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का परिवहन करता है। जो फ्लोएम जो है, फ्लोएम ये क्या बोलते हैं अपने भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, ये पौधे में। रक्त लसिका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। रक्त कैसा होता है? लाल रंग का होता है। लसिका एक रंगहीन तरल ऊतक होता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है रक्त में, लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है, आप कर सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंस का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, सारे के सारे जितने भी मैंने बताए हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। वादा है 75/75 छाप के आओगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।